हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया गया है। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य, अध्याय 27। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो बाबर के बारे में, मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी के बारे में, पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। खानवा का युद्ध जो 16 मार्च 1527 को हुआ था। हुमायूं चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 को हुआ था। कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो 17 मई 1540 को हुआ था। शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य है, इन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। समय है 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांसऑक्सियाना के एक छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम पुतलू निगार खानम था। ठीक है, देखिए जो उमर शेख मिर्जा थे, इनका जो संबंध था तैमूर वंश से था। जो माता थी, इनका जो संबंध था ये चंगेज खा के वंशज थी। देखिए वह कृष्ण देव राय और नुसरत शाह का समकालीन था। कौन? बाबर। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में तुर्की भाषा में लिखी थी। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज की गद्दी पर बैठा। मध्य एशिया के अन्य असंख्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी जो है भारत के धन धान की ख्याति सुनकर, भारत में जो संपत्ति थी इसकी ख्याति सुनकर जो वो भारत की ओर आकृष्ट हुआ। बाबर ने सुन रखा था कि भारत जो है यहाँ पे सोना चांदी बहुत मात्रा में है। भारत सोने चांदी का देश है। तैमूर यहाँ से अतुलित संपत्ति और कुशल कारीगर लेकर जो है लौटा था, जिसके कारण उसने अपने एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी। अपनी राजधानी को भव्य बनाया था। साथ ही उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जो है अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक और भी कारण यह था कि उसे काबुल से बहुत कम आय प्राप्त होती थी। उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी तथा दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी जो है क्या हुआ? आसीन था। कौन? इब्राहिम लोदी। अफगान सरदारों में एक सबसे कह सकते हैं दुर्धर्ष व्यक्ति पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी था। दौलत खां पंजाब का लगभग स्वतंत्र शासक था। 1518 से 19 ईस्वी में बाबर ने भेरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया था। इसके पश्चात जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खां ने उसके प्रतिनिधि को जो है भेरा से निकाल दिया। 1520 से 1521 ईस्वी में बाबर ने एक बार पुनः सिंधु नदी पार करके जो है आसानी से भेरा और सियालकोट को जीत लिया। बाबर के आक्रमण के समय जो भारतीय राज था और जो शासक थे, आपको याद रखना है। तो देखिए, विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय था और दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, कश्मीर का मोहम्मद शाह, मालवा का महमूद शाह द्वितीय, गुजरात का बहादुर शाह, बंगाल का नुसरत शाह, मेवाड़ का राणा सांगा और सिंध का शाह बेग अरमुन था। दौलत खां के पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए जो है निमंत्रित किया। क्या किया? उनको न्योता दिया भारत आने के लिए। याद रखिएगा, मुगल शासकों के जो मकबरे हैं, किस शासक का मकबरा कहां पर है, आपको याद रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे बाबर का मकबरा आगरा या काबुल, याद रखिएगा। हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा जो कि आगरा में है। जहांगीर का लाहौर जो कि शहादरा में है। शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद में। ठीक है, देखिए जो मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी थे, इनके बारे में हम लोग एक बार जो है क्रम को देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैमूर, देखिए अगर बात किया जाए तो तैमूर से स्टार्ट करते हैं। तैमूर पांचवा वंशज था। इसके बाद इसके अंतर्गत देखिए बाबर का नाम आता है। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके बाद दूसरा जो उत्तराधिकारी था हुमायूं था। तीसरा था अकबर, जिसका पूरा नाम है जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। चौथा जो उत्तराधिकारी था सलीम था, यानी जहांगीर। और पांचवा खुरम यानी शाहजहां। छठा औरंगजेब। सातवां जो था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है,
जिसे मुअज्जम कहा जाता था। और यहाँ पे याद रखिएगा, इस समय में जो औरंगजेब शासक था इस समय या इसके अंतर्गत जो अन्य थे वो थे शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूं। इसके बाद सातवां जो है बहादुर शाह प्रथम था, और इसके बाद आठवां है जहादार शाह, ठीक है। देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम है इसके समय में अगर बात करें तो या इसके अंतर्गत आजम शाह, मोहम्मद अकबर और इसके अंतर्गत नेकुशियर और मोहम्मद कामबख्श, इसके अंतर्गत मुही उल मिल्लत यानी शाहजहां तृतीय था। तो इसके बाद जो 9 नंबर का जो शासक था इसका नाम था फरुखसियर, ये अजीमुस शान के अंतर्गत मतलब की था। और इसके बाद देखिए रफी उस शान के अंतर्गत जो मतलब शासक थे शाहजहां था द्वितीय। इसके बाद रफी उद दर्जात मोहम्मद इब्राहिम। इसके बाद देखिए 12वां था खुजिस्तान अख्तर के अंतर्गत मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था। इसके बाद अहमद शाह बहादुर, इसके अंतर्गत था बेदार बख्त, ठीक है। इसके बाद जहादार शाह के अंतर्गत जो है आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन कहा जाता था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहा जाता था। और 16वां था अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर कहते थे। और बहादुर शाह जफर, ये 17वां शासक था और रंगून में इसका निधन हुआ था। आपको याद रखना है। यहां पे एक पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तिमूरियन, तो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को क्या कहा जाता है? तिमूरियन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए पानीपत का जो युद्ध है ये कब हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी ने विशाल सेना के साथ पानीपत में यानी हरियाणा में बाबर का सामना किया। बाबर ने 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी पार की थी। बाबर ने 2 कुशल उस्मानिया तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफा की जो है सेवा प्राप्त की थी। उस समय भारत में बारूद का प्रयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई तथा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। पानीपत के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। मुगल कालीन प्रमुख जो युद्ध है, कौन से युद्ध कब हुआ था आपको याद रखना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ईयर याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध है कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को हुआ था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। कनौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का 1529, चौसा का युद्ध 1539 और कनौज का 1540, ठीक है। आपको रट जाना है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस युद्ध में लोदी साम्राज्य का अंत हो गया और दिल्ली से आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। किसका? तो बताइए, बाबर का जो है इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और अगर बात करें तो बाबर को 2 और कठिन लड़ाइयां जो है लड़नी पड़ी। पहला लड़ाई थी मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध और दूसरा जो लड़ाई थी पूर्वी अफगानों के विरुद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है, क्या कहा है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग भेरा के किले पर आक्रमण करते समय किया था। इस युद्ध में बाबर ने, याद रखिएगा, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। किसका? तुलुगमा पद्धति का। खानवा का युद्ध जो है, इसका जो समय है याद रखिएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाबर ने राणा सांगा पर जो है संधि भंग करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसे राणा सांगा ने भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसका साथ देने का वचन दिया था, पर जब वह दिल्ली और आगरा पर विजय पाने में व्यस्त था तब राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया। अत्यधिक अफगानों ने राणा सांगा का सहयोग जो है किया। इनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी शामिल था, जिसे सांगा के विजित होने पर दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाने की आशा थी।
मेवात के शासक हसन खान ने मेवाती राणा का जो है सहयोग किया था। लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के लिए अपनी अपनी सेनाओं की जो है टुकड़ियां भेजी। राणा सांगा की ख्याति बयाना जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के विरुद्ध उसकी प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना में पराजय की जो है निराशा छा गई। उनमें उत्साह भरने के लिए जो है बाबर ने पूरी गंभीरता से जो है ऐलान किया कि यह लड़ाई है अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए, यानी जिहाद का नारा। युद्ध से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों के सामने शराब की समूची सुराहियां उलीच दी और सारे पैमाने तोड़ डाले। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद बिक्री पर जो है पाबंदी लगा दी, ठीक है, और मुसलमानों पर जो है मुसलमानों पर से सारी चुंगी हटा ली। तो ये सभी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट जो है आपके लिए ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है। बाबर ने सावधानी पूर्वक जो है आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में एक उपयुक्त स्थान चुनकर जो है अपना मोर्चा जमाया। खानवा के मैदान समय है 1527 ईस्वी का। खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, इनमें 10,000 अफगान घुड़सवार भी थे। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना जो है पराजित हो गई। खानवा के युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिसके पश्चात उसने जो है मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु मेदिनी राय पराजित हुआ। राजपूत स्त्रियों ने इस युद्ध के बाद जो है क्या किया, जौहर कर लिया, यानी मतलब ये क्या किया, इन स्त्रियों ने जौहर कर लिया, मतलब अपनी मतलब कि जान दे दी जो है आग में कूदकर। बाबर की जो आत्मकथा है इसके बारे में देख लेते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में जो है अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए, तो आपको ध्यान में रखना है किस भाषा में और किस में। तो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। इसे बाबरनामा यानी वाकियाते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद पायदा खान ने किया था। कौन, किसने? पायदा खान ने। इसके बाद 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने इसका जो है फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम आपको याद रखना है लीडन अर्स्किन व एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया था। बाबर के भारत आगमन का जो महत्व है इसके बारे में जो है प्रकाश डाल लेते हैं, देख लेते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यह पहला अवसर था जब काबुल और गंधार उस साम्राज्य के अंग बन गए थे जिसमें उत्तर भारत शामिल था। बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति जिसका नाम था तुलगमा पद्धति का सूत्रपात किया। भारत में बारूद की जानकारी पहले भी थी, परंतु बाबर ने दिखा दिया कि तोपखाने और अश्वारोही सेना है इनके कुशल संयोग से कितना कुछ प्राप्त किया जा सकता था। तो तोपखाना और जो अश्वारोही सेना था इनके सहयोग से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। उसकी विजय से भारत में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। बाबर को फारसी, अरबी, तुर्की का स्पष्ट ज्ञान था। तुर्की भाषा उसकी मातृभाषा थी। उसका प्रसिद्ध संस्मरण जो है तुजुक ए बाबरी विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। एक मसनवी और एक जाने माने सूफी संत की रचना का जो है तुर्की भाषा में अनुवाद उसकी अन्य कृतियां हैं, याद रखिएगा। वह एक गंभीर प्रकृति विशारद था। उसने भारत की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया है। उसने कई योजनाबद्ध बगीचे लगवाए, उनमें पानी के तीव्र प्रवाह की व्यवस्था करवाई। आगरा में ज्यामितीय विधि से जो है याद रखिएगा एक क्या किया, एक बाग लगवाया, एक बगीचा लगवाया जिसे नूरे अफगान नामक बाग कहा जाता है। इसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है, आराम बाग। बाबर ने सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी नामक पैमाने का प्रयोग किया था। बाबर ने राज की एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया और इस राज का आधार बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी। इसके बाद हुमायूं का समय देख लेते हैं। समय है 1530 से 40 और दूसरा समय 1555 से 56 ईस्वी। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? बाबर के 4 पुत्रों का नाम है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं जो था सबसे बड़ा पुत्र था।
इसके बाद कमरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 में उसका जो पुत्र हुमायूं है सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कमरान को काबुल और गंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को जो है अलवर की जागीर दे दी। इसके अतिरिक्त अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा की जागीर दी। 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव था। 1532 ईस्वी में उसने जो है दौराह नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को परास्त कर दिया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। प्रांतीय व्यवस्था क्या था तो देख लेते हैं। मेवात मेवात जो है इसका जो व्यवस्था था हिंदाल था, व्यवस्था जो कह सकते हैं जिसके अंतर्गत था। संभल, अस्करी और बदखसा मिर्जा सुलेमान के अंतर्गत था। मुल्तान, काबुल, गंधार, पंजाब का जो अधिकारी था वो था कामरान। हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह कह सकते हैं कि सशक्त दुर्ग आगरा और पूर्व के मध्य के थल मार्ग और नदी मार्ग को जो है नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। शेर खां इस समय जो है अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। शेर खां 4 महीनों की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव पर सहमत हो गया, जिसके अनुसार चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार कायम रहा तथा इसके स्थान पर उसने मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक के रूप में अपना एक बेटा हुमायूं के पास भेज दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति तथा आगरा के सीमा पर पड़ने वाले क्षेत्रों तक फैली उसकी जो है गतिविधियों से हुमायूं चिंतित हो उठा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो बहादुर शाह लगभग हुमायूं की उम्र का सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही उसने मालवा विजित कर अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसी समय राणा सांगा की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी तथा हुमायूं विरोचित आचरण करते हुए उसकी गुहार यानी पुकार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया था। मुगल हस्तक्षेप के या भय से कह सकते हैं कि डर से मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह ने राणा से संधि कर ली और उससे नगद और भारी हर्जाना वसूल कर किले को जो है उसके अधिकार में छोड़ दिया। अगले 1.5 साल तक हुमायूं जो है दिल्ली में एक नए नगर के निर्माण में व्यस्त रहा जिसका नाम दीनपनाह रखा गया। दीनपनाह के निर्माण का उद्देश्य मित्रों और शत्रुओं दोनों को प्रभावित करना था। चित्तौड़ से बचकर जाने के बाद बहादुर शाह ने जो है अपना अभियान जारी रखा और चित्तौड़ पर फिर घेरा जो है डाल दिया तथा इब्राहिम लोदी के एक रिश्तेदार तातार खां को अस्त्र शस्त्र और सैनिक उपलब्ध करवाए। तातार खां 40,000 की एक फौज से आगरा पर जो है आक्रमण करने वाला था। हुमायूं ने तातार खां की जो है चुनौती को आसानी से विफल कर दिया तथा मालवा पर जो है आक्रमण किया। तातार खां जो है इसकी जो चुनौती थी, हुमायूं ने इस चुनौती को, इसके आक्रमण को जो है मतलब आसानी से विफल कर दिया और मालवा पर जो है आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैनिक कौशल और व्यक्तिगत वीरता का जो है परिचय दिया। बहादुर शाह में मुगलों का सामना करने का साहस नहीं था। उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, परंतु हुमायूं के आक्रमण की सूचना पाते ही वह अपने किले बंद शिविर को छोड़कर मांडू भाग गया। कहां पर? मांडू में। बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से जो है हुई लड़ाई में जहाज से समुद्र में गिर पड़ा और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने जो है उसे अपने छोटे भाई अस्करी को जो है सुपुर्द कर दिया था। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं जो है अपने छोटे भाई अस्करी को क्या कर दिया? सौंप दिया। इसके बाद देखिए चौसा का जो युद्ध है कब हुआ था? याद रखिएगा 26 जून 1539 को। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539। आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी यानी फरवरी 1535 से फरवरी 1537 के समय शेर खां ने अपनी स्थिति और जो है मजबूत कर ली थी। तो आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी के समय शेर खां ने क्या किया? अपनी स्थिति को जो है और मजबूत कर लिया। वह जो है अब बिहार का निर्विवाद स्वामी था
वह मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता रहा, परंतु वस्तुतः कह सकते हैं कि भारत से उसके निष्कासन की योजना व्यवस्थित रीति से तैयार कर रहा था। तो उसने एक विशाल और कुशल सेना जो है खड़ी कर ली थी, जिसमें 1200 हाथी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ ही दिन बाद उसने इसी सेना के बल पर जो है बंगाल के शासक को पराजित करके उसे 13 लाख दिनार हर्जाना वसूल किया था। दिनार ये सोने के सिक्के थे। हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध कुछ कर दिया और 1537 ईस्वी के अंतिम दिनों में चुनार पर घेरा डाल दिया। अफगानों ने वीरता के साथ किले की रक्षा की। तोपची रूमी खां के कई प्रयासों के बाद भी उस पर अधिकार करने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। इसी बीच शेर खां ने धोखे से जो है रोहतास के मजबूत किलों पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। गौड़ को जीतने के बाद शेर खां ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा। क्या प्रस्ताव भेजा? कि यदि वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने दे तो बिहार जो है उसे सौंप देगा और 10 लाख दिनार का सालाना कर अदा भी करेगा। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया और बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। हुमायूं अपनी सेना को बक्सर के पास जो है चौसा तक ले आया। शेर खां के शांति के प्रस्ताव के झांसे में आकर हुमायूं कर्मनासा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आ गया। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और एक भिश्ती की सहायता से सुरक्षित बाहर निकला। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिश्ती को जो है 1 दिन का बादशाह घोषित किया, जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया था। इसके बाद देखिए कनौज या बिलग्राम का जो युद्ध है 17 मई 1540 को हुआ था। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों का वीरता पूर्वक जो है मुकाबला किया। हुमायूं के दोनों भाई हिंदाल और अस्करी बहादुरी से लड़े, परंतु मुगलों की पराजय हुई। कनौज की लड़ाई ने हुमायूं और शेर खां के मध्य के संघर्ष का फैसला कर दिया था। अब हुमायूं बिना बादशाह का बादशाह रह गया था। काबुल और कंधार कमरान के हाथों में था। अगले 2.5 वर्षों तक वह सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में वह भटकता रहा तथा अपना राज वापस पाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता रहा। उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली तथा 1545 ईस्वी में उसी की सहायता से उसने काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री, याद रखिएगा, हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह कर लिया, जिन्होंने अकबर को जन्म दिया। किसको? तो अकबर को जन्म दिया। 13 जुलाई 1555 में हुमायूं जो है एक बार पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, परंतु वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन हुमायूं जब दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, वह गिर गया और इस प्रकार जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, वो जो पुस्तकालय की सीढ़ी थी, इससे गिरने के बाद हुमायूं की जो है जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। उसकी जो पत्नी हाजी बेगम थी, इन्होंने किले के समीप उसका एक मकबरा बनवाया। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान और कामिल कहकर संबोधित किया था। कानून हुमायूं के अनुसार हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए जो है अहल अमुराद वर्ग का जो है गठन किया, जिसमें नर्तक व नर्तकियां शामिल थी। नर्तक व नर्तकियां। उसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की थी, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थीं और राज परिवार के लोग क्रय करते थे। चूंकि देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए उसने जो है सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वह मुख्यतः रविवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद कपड़े पहनता था। इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। समय है 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी यानी शेर खां दिल्ली के सिंहासन पर 67 साल तक, जो 67 साल की आयु है, इस उम्र में बैठा और उसका मूल नाम फरीद था। ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद था। उसके पिता हसन खां जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे।
फरीद को शेर खां का खिताब जो है उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। जो संरक्षक था, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसकी उपाधि जो है शेर खां की दी गई फरीद को। तब से जो है ये शेर खां के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह यानी बहार खां लोहानी के मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह किया और दक्षिण बिहार का वो शासक बन गया। देखिए, शेर शाह सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक यानी कश्मीर को छोड़कर फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरी राजस्थान को जीत लिया था। 1532 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा मालदेव ने बहुत तेजी से संपूर्ण पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर जो है अपना आधिपत्य है इसको स्थापित कर लिया था। और देखिए, अगर बात करें तो शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। राजपूत और अफगान सेनाओं के साथ युद्ध अजमेर और जोधपुर के मध्य सामेल नामक स्थान पर हुआ था। 10 महीनों की अल्प अवधि में ही शेर शाह ने लगभग पूरे राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। उसका आखिरी सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक, याद रखिएगा, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गया था। किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद जो है 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी का दूसरा बेटा इस्लाम शाह सिंहासन पर बैठा। उसने 1553 ईस्वी तक शासन किया। इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद अफगान अमीरों ने मृत सुल्तान के नाबालिग, जो कि 12 वर्ष का था, नाबालिग पुत्र फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया। उसका राजाभिषेक ग्वालियर में हुआ। वह केवल 3 दिनों तक जो है बादशाह बन सका। मुबारिज खान ने अल्प वयस्क सुल्तान की हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद शाह आदिल के नाम से सुल्तान बन गया। शेर शाह की देन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अपने साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक शांति व्यवस्था की पुनर्स्थापना शेर शाह का एक प्रमुख योगदान था। शेर शाह ने अपने राज्य में वाणिज्य व्यापार के उत्थान और संचार सुविधाओं के सुधार की ओर जो है विशेष ध्यान दिया था। उसने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, इनको पुनः शुरू करवाया, जिसे प्राचीन भारत में उत्तरापथ कहते थे। लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। वर्तमान में यह NH1 और NH2 के नाम से जानी जाती है। उसने आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक सड़क बनवाई। एक अन्य सड़क उसने लाहौर से मुल्तान तक बनवाई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने इन सड़कों पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनवाई। ठीक है। अब्बास खास सरवानी ने कहा था कि इन सरायों का यह नियम था कि इनमें जो भी दाखिल होता था उसे सरकार की ओर से अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप सुविधाएं, भोजन और उसके पशु के लिए चारा दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो शेर शाह सूरी ने कुल 1700 सराय बनवाई। शेर शाह के द्वारा बनवाई गई सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है। बहुत सी सराय बाजार बस्तियों के रूप में विकसित हुई, जिन्हें कस्बा कहा जाता था। सरायों का उपयोग समाचार सेवाओं के लिए यानी डाक चौकियों के लिए भी किया जाता था। शेर शाह ने वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए और भी सुधार किए। उसके संपूर्ण साम्राज्य में व्यापार के माल पर जो है सिर्फ 2 स्थानों में चुंगी लगती थी। किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाने पर लोगों को उसकी वस्तुओं को लवारिस मानकर उन पर कब्जा करना अपराध माना गया था। शेर शाह ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यापारी को जो भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी स्थानीय मुकदमों और जमींदारों की होगी। अब्बास खास सरवानी की व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहें तो कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाती थी, तो शेर शाह के द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास भी आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने मिश्र धातु के निम्न कोटि के सिक्के के स्थान पर जो है सोने और चांदी तथा तांबे के
मानक सिक्के ढलवाए। उसके चांदी के सिक्के इतने अच्छी तरह ढाले हुए थे कि वे उसके मृत्यु के बाद भी सदियों तक मानक सिक्कों के रूप में चलते रहे। शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने सल्तनत काल से प्रचलित प्रशासनिक विभाजनों में बहुत परिवर्तन नहीं किए। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया था। परगना सिकदार के जिम्मे होता था, जो शांति व्यवस्था का ध्यान रखता था। मुंसिफ या आमिल भू राजस्व की उगाही की निगरानी करता था। लेखा जोखा यानी हिसाब किताब फारसी और स्थानीय भाषा में यानी हिंदवी दोनों में रखे जाते थे। परगना से ऊपर की इकाई सिक या सरकार थी, जो सिकदाराना और एक मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। राज का हिस्सा उपज का 1/3 होता था। जमीन को उत्तम, मध्यम और निम्न इन तीनों दर्जों में बांट दिया गया था। लगान इन तीनों श्रेणियों के अलग अलग औसत उत्पादन के आधार पर तय किया जाता था। बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों के किस्में और प्रत्येक किसान के द्वारा देय लगान एक कागज में दर्ज होता था, जिसे पट्टा कहते थे। क्या? पट्टा। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य है, साम्राज्य को देख लेते हैं। तो देखिए, जो आयत है इस तरह से बना हुआ है वो साम्राज्य है, और जो इस तरह से बना हुआ है सिर्फ लाइन है वो शेरशाह सूरी का मार्ग है। तो आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी का जो मार्ग है किस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार इसको नजर डालिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो मुगल कालीन उच्च अधिकारी के बारे में यहाँ पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो मुगल कालीन उच्च अधिकारी हैं, मुगल काल के प्रमुख युद्ध के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जो मुगल कालीन उच्च अधिकारी हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे पहला जो विभाग था दीवान और इंसा, इसके उच्च अधिकारी सुल्तान के आदेश को लिखने, डाक संबंधी कार्य को देखते थे। लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों की कार्यों की देखरेख आदि जो करता था, इस विभाग को दीवान और वजारत कहा जाता था। न्याय विभाग यानी काजी उल कुजात का जो विभाग था वो दीवान एक कजा था। और गुप्तचर विभाग बरीद और मुमालिक के अधीन कौन सा विभाग था? दीवान और बरीद। सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन आदि की देखरेख का जो अधिकारी होता था, इसके अंतर्गत जो विभाग था इसका नाम था दीवान और आरिज। और विदेश विभाग किसके अंतर्गत था? दीवान और रिसालत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो अपने विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए शेरशाह ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके लिए प्रत्येक रंग रूट के चरित्र की जांच की जाती थी। प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था, उनके बारे में पूरा डेटा दर्ज किया जाता था, जिसे चेहरा कहते थे। शेरशाह की खास सेना में करीब 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल बताए जाते हैं। ये लोग तोड़ेदार बंदूकों या धनुषों से सुसज्जित होते थे। न्याय पर शेरशाह का बहुत जोर रहता था। अलग अलग स्थानों में न्याय करने के लिए काजी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, लेकिन गांवों में पहले की तरह फौजदारी और दीवानी दोनों के मामलों का निपटारा स्थानीय तौर पर पंचायतें और जमींदार करते थे। उसने सासाराम यानी बिहार में अपने लिए मकबरा बनवाया, जो स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे एक नया नगर भी बसाया। अब उसमें केवल पुराना किला और उसके अंदर बनी एक मस्जिद सुरक्षित है। शेरशाह ने विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। उनमें से एक मलिक मोहम्मद जायसी था, जिसे कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, और यह शेरशाह के संरक्षण में नहीं था। ठीक है, शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज 34 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया जो 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का था, इसको चलाया। देखिए, शेरशाह के समय में 23 टकसालें थीं।
शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। शेरशाह के द्वारा रुपए के बारे में स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। याद रखिएगा। मालगुजारी यानी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं महाशिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% एवं 5% होता था, 2.5 और 5% होता था। मुगल काल के जो प्रमुख युद्ध हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें बाबर की विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर का इसमें जो है विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जो है विजयी रहा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह जो है विजय हुआ। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। शेरशाह सूरी इसमें जो है विजयी रहा। हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और अफगान सतारा खां के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं की विजयी हुई। इसके बाद सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं विजयी रहा। पानीपत का युद्ध जो है द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के मध्य हुआ। मुगलों की जो है इसमें विजयी प्राप्त हुई। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ था। अकबर की सेना और चांद बीबी के मध्य इसमें अकबर की जो है विजय प्राप्त हुआ। और जो अगला है असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ था। अकबर इसमें विजयी रहा। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न जो पूछा गया है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा, वह तैमूर वंश से संबंधित था। देखिए तीनों कथन जो है बाबर के संदर्भ में सत्य है। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला जो कथन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। बोलिए यह कथन क्या सत्य है बाबर के भारत आने के फलस्वरूप? तो देखिए यह जो है सत्य नहीं है। याद रखिएगा यहां पे। दूसरा है स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद निर्माण आरंभ हुआ। यह भी सत्य नहीं है। तीसरा सत्य है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। केवल तीसरा कथन जो है सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी? कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। प्रश्न संख्या 4, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ लड़ाई, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा या ऑनलाइन स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? बताइए 1526 में। ट्रिक याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा 1526, 56 और 61। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए खानवा का जो युद्ध है, खानवा का जो युद्ध है कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। और कनौज का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज
और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इन सभी का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्विज चैनल पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है, क्विज ग्रुप में दिया जाता है, तो दोनों को आप लोग जो है फॉलो कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, आप जो है आप फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम से जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप पीडीएफ ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग में, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो है इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।